is your RTP revision test paper of September 2026. CMA Cost Management and Accounting. Costing के हम कर रहे हैं RTP के September 2026 की. Question number 1. This is your case study. Question number 1 asks you total overhead allocated from store department to production department. Total overhead allocated from maintenance department to the other department is most appropriate overhead recovery rate, most appropriate overhead recovery rate for the assembly department, fabrication department, और full production cost of job number this. यानी हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने पड़ेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब करके इसको सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, चलो वी विल रीड केस स्टडी फर्स्ट की क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है बनाते जाएंगे, क्योंकि तभी ये सॉल्व हो पाएगा. हम ऐसे अगर देखेंगे पर्टिकुलरली कि हम खाली ये निकाल दे तो नहीं हो पाएगा. हमें पूरी बाकायदा टेबल के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, केस स्टडी आती है, लंबी लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन देख लो फिर वो आपको 10 मार्क भी तो दे रही है ना. तो वही सेम एज आप डिस्क्रिप्टिव में मानो कि 10 मार्कर होते थे, इतना आप लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन आप सोचते हो कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में इतना सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन ये ना भाई एमसीक्यू आपको टोटल जो आप बनाओगे वो 10 मार्कर ही तो होगा ना, उसी में बस आपको टिक टिक करना है, उसी में से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. तो अपने दिमाग से वो निकाल दो कि क्योंकि 10 मार्क्स के लिए हमें इतना सब कुछ करना है, नहीं तो फिर हमें हैवी लगेगा, हुआ लगेगा. लेकिन अगर यही सोचेंगे 10 मार्क्स के लिए बना रहे हैं हम वो, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा बनाने के लिए और दिमाग से वो नेगेटिव पॉइंट जो हट जाएगा. तो फटाफट से देखो क्या है. एपेक्स मोबिलिटी सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्मॉल एयरपोर्ट लगेज कार्ड्स. ठीक है, क्या बनाते हैं वो? लगेज कार्ड्स बनाते हैं यूज्ड इन मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. द कंपनी ऑपरेट्स अ सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्री. ठीक है, एक फैक्ट्री है उनकी, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन है, एक असेंबली है. एक जगह फैब्रिकेट करते हैं और एक जगह उसको असेंबल करते हैं. एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट, एक स्टोर हो गया, एक मेंटेनेंस हो गया. ड्यू टू द राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, राइज हो रहा था, एंड इंक्रीज कंपटीशन बढ़ रहा था. मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि एनालाइज करेंगे ओवरहेड एलोकेशन, कि हमें ओवरहेड कितना आ रहा है और कहाँ कहाँ हम वो एलोकेट करेंगे, एंड कॉस्टिंग एक्यूरेसी फॉर बेटर प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन. ठीक है, सबसे पहले देखो ओवरहेड क्या है. फैब्रिकेशन का इतना है, असेंबली का इतना, स्टोर का इतना, मेंटेनेंस का इतना. दो तो हमारे क्या हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दो हमारे क्या हो गए सर्विस डिपार्टमेंट. ठीक है, चलिए. और ये जो ओवरहेड्स हैं हमारे कैसे कैसे एलोकेट होंगे, कैसे कैसे एलोकेट करेंगे अब ये देखो. सबसे पहले फैब्रिकेशन कितने की है? 1820 की. और ये असेंबली वाले कितने की है? 960. टोटल कितनी आ गई? टोटल प्रोडक्शन कितनी आ गई? ये हमारी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, ये हमारी है सर्विस डिपार्टमेंट. ठीक है, देखो टेबल बनाएंगे, ये हमने टेबल बनाई. ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे अब? तो देखो हमने जो है लिख दिया यहाँ पे, फैब्रिकेशन का था 1820 और असेंबली का कितना था 960, और स्टोर से कितना 3, और इसका मेंटेनेंस का कितना है 240 यही था. देखो मेंटेनेंस का 240, इसका 3, असेंबली का 960 और इसका 1820 हमने लिख दिया. सबके हमने क्या क्या है अभी डाल दी वैल्यूज, हमने डाल दिया अभी ओवरहेड. ठीक है, इन टोटल ये क्या आ रहे हैं जब हम इनको टोटल करेंगे? वी विल गेट 33,20,000. ठीक है, नाउ हमें और क्या क्या गिवन है देखो. ये हो गया. अब हमें ना अदर ओवरहेड्स दे रखे, जैसे फैक्ट्री रेंट हमारा इतना लगता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस इतना है, प्लांट इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कैंटीन की सब्सिडी इतनी मिलती है. ठीक है, और हमें किस बेसिस पे करना है? फ्लोर एरिया के बेसिस पे. जैसे दे रखा है प्लांट वैल्यू के, स्टोर एक्विजिशन की. तो सबसे पहले बताओ हमें क्या दे रखा है? फैक्ट्री रेंट. फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे हम अपोर्शन करते हैं इनमें से? फैक्ट्री रेंट के लिए बताओ क्या होगा? फ्लोर एरिया. यस, तो किस में डिवाइड हो जाएगा? 30, 12, 3 और 5. 30:12:3:5. इसमें हम किसको डिवाइड कर देंगे? 18 lakhs को. ठीक है, देखो ये हमारा आ गया 18 lakhs. इसको हमने 30:12:3:5 कर दिया. उसके बाद बिल्डिंग इंश्योरेंस है ना, देखो हमारा उसके अंदर बिल्डिंग इंश्योरेंस, प्लांट इंश्योरेंस, ये है 2 to 40. बिल्डिंग एंड प्लांट 2 to 40.
बिल्डिंग एंड प्लांट 2 to 40, इनको भी हम किस में कर देंगे, बिल्डिंग का तो फ्लोर एरिया में ही होगा, और प्लांट इंश्योरेंस के लिए बेटा हमें क्या दे रखा था, प्लांट वैल्यू दे रखा था, तो हम प्लांट वैल्यू ले लेंगे और उससे हम अपोर्शन कर देंगे 20, 10, 1 and 2। ठीक है, देखो 20, 10, 1 and 2। देन उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास है डेप्रिसिएशन और मशीनरी। डेप्रिसिएशन कैसे हम एलोकेट करेंगे, डेप्रिसिएशन किस पे करेंगे, प्लांट की है ना, तो हम प्लांट वैल्यू पे ही डेप्रिसिएट करेंगे, विच इज 20, 10, 1, 2। यस और नो, हाउ कैसे करेंगे हम डेप्रिसिएशन को, बताना जरा मुझे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में गिवन है 3,20,000, उसको हम कैसे करेंगे डिवाइड, प्लांट की वैल्यू पर। 20, 10, 1 और 2 इससे भी आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या था, कैंटीन सब्सिडी था। कैंटीन सब्सिडी, कैंटीन की सब्सिडी को किससे करेंगे, कैंटीन किसके लिए होती है, एम्प्लॉइज के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से कर देंगे, दैट इज 150, 100, 40 एंड 20 है तो इसको ले लो 15:10:4:2। ठीक है, तो हमने ये कर दिया और कैंटीन वाले को भी बांट दिया। तो हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आ गया, हमारे पास इतना इतना कॉस्ट आ गया, टोटल एलोकेशन आ गया अदर ओवरहेड्स के साथ। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे हम, ये हमने जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकाला था इसने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखो क्या होएगा, उसने हमें ये हमने ये कर लिया है, और ये क्या चीज का दे रखा है, डायरेक्ट कॉस्ट दे रखा है बेटा। देखो हमें डायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन 75 and 10 and assembly is 2 lakh and 15 lakh। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें, डायरेक्ट कॉस्ट। क्या दे रखा है हमें, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या करते हैं हम, ये जो 85 लाख है ये हमारे एक्चुअल कॉस्ट की जो हकीकत में हमारे लगे हैं 85 and 70। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे, देखो सेकेंडरी रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप लैडर मेथड पता है ना, जिसमें कि कम होते रहते हैं। उसमें क्या है, देखो मेंटेनेंस प्रोवाइड सर्विसेज टू स्टोर्स 500 आवर्स की, फैब्रिकेशन 3000 की और असेंबली 2500, ये टोटल आवर्स हो गए 6000। देखो ये कैसे निकला हमारा, देखो ऊपर तो मैं कुछ नहीं गिवन था वैसे, बेसिस हो गया। देखो द कंपनी आल्सो रिसीव्स अ स्पेशल जॉब, ये तो चल दूसरा है, फाइन। ये देखो हमें नंबर ऑफ आवर्स देखो कितने दे रखे, मशीन आवर्स 35,80,000, लेबर आवर दे रखा है 80,000 and 30 lakh। ठीक है, ओके नाउ अब देखो उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि टोटल ओवरहेड एलोकेटेड स्टोर डिपार्टमेंट टू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कितना होगा। तो ये उसको पूछे कि ओवरहेड हमने कितना एलोकेट किया स्टोर डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो जितना टोटल होगा, जो भी टोटल डिपार्टमेंट हमारा स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा वही तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करेंगे। हमारा स्टोर डिपार्टमेंट में कितना आएगा बताओ। ठीक है, क्योंकि हम स्टोर डिपार्टमेंट वाले को ही तो पूरा एलोकेट कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हमें स्टोर डिपार्टमेंट को बताना है कितना एलोकेशन करें। देखो अभी निकाला था हमने, ये हमारा स्टोर है। ठीक है, इसके अंदर हमारी डायरेक्टली वाली कितनी हो गई 3 लाख, और हमने फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह निकाला, इसको सम करके देखो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 501,486। कितना आ रहा है, 501,486। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका, हमने टोटल हमारी जो कॉस्ट आ गई ओवरहेड कॉस्ट यही आएगी, यही आएगी हमारा, क्या यही एलोकेट होगा, बताना मुझे जरा, और कुछ नहीं होगा, ये भी होगा। ये हमारा क्या आ गया, ओवरहेड, देखो ये रहा ओवरहेड टोटल आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐड हो जाएगा, और क्या आएगा साथ में, फर्दर और क्या ऐड होएगा, फर्दर ये ऐड होएगा इसके अंदर कि हमें देखना है कि किसी ने इसके अंदर भी तो एलोकेशन करी होगी, किसी ने स्टोर डिपार्टमेंट में तो एलोकेशन की होगी, तो जो स्टोर लगे कौन करेगा, ऑब्वियसली देखो जो ये मेंटेनेंस वाला है ये एलोकेट अपना कहाँ करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये कहाँ करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट। तो ये मेंटेनेंस का जो खर्चा एलोकेट होगा तो फैब्रिकेशन में, असेंबली में और स्टोर में, तो जो स्टोर का हिस्सा होगा वो भी तो हम काउंट करेंगे कॉस्ट के अंदर।
देखो जो मेंटेनेंस है हमारा टोटल खर्चा कितना आ रहा है उसका 506,197। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? हम करेंगे मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस आवर में डिवाइड करेंगे विच इज 3000, 2500, 500। तो हम इसको किस में करेंगे, यानी कि 30, 25 एंड 5 इसमें कर दो जरा, ठीक है, यानी कि 6, 5 और 1 में हो जाएगा। 6, 5 और 1 में हम डिवाइड करेंगे अगर इसको, किसको, 506,197 को, तो देखो क्या आएगा, 506,197 माइनस कर दिया हमने, और इसको हमने मेंटेनेंस आवर्स से क्या कर दिया, अपोर्शनेट कर दिया, फैब्रिकेशन में डाल दिया, असेंबली में डाल दिया और सोर्स में डाल दिया, अब इसमें डाल दिया हमने। तो इसका अब टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है 543,660। क्लियर हो रहा है? ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, क्या है 501,486 प्लस 42,183, 543,669 आ गया। अब उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि हमें बताना था कि टोटल ओवरहेड एलोकेटेड कितना होगा फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट। तो जितना स्टोर डिपार्टमेंट में होगा उतना, अब स्टोर डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या आ गया 543,669। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें 543,669, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है टोटल ओवरहेड एलोकेटेड फ्रॉम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू द डिपार्टमेंट। हमने कितना टोटल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से उठाकर किसको दे दिया, दूसरों को दे दिया, अदर डिपार्टमेंट्स को दे दिया। मेंटेनेंस अभी हमने कितना उठाया, जितना टोटल मेंटेनेंस में होगा। मेंटेनेंस में कितना था 506,197, तो उतना ही आ जाएगा 506,197। ठीक है, 506,197, सॉरी 506,197। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, रेट दिखाना है, रेट कैसे कैलकुलेट होगा बताओ मुझे। किसके लिए, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट को हम किससे देखेंगे, ओवरहेड रिकवरी कैसे निकालेंगे उसका, हम बेस लेंगे इसमें क्या, मशीन आर, क्या लेंगे, मशीन आर बेस लेते हैं, वही लेंगे हम। देखो इसमें मशीन आर हमारा कहाँ है, ये रहा मशीन आर। कितना है फैब्रिकेशन के लिए 35 लाख। हमने फ्लोर एरिया लेना है, नहीं लेना। ठीक है, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए प्लांट लेनी नहीं, स्टोर एक्विजिशन नहीं, हम फैब्रिकेशन के लिए थोड़ी ना स्टोर देखते हैं, हम तो किसके लिए स्टोर देखते हैं, स्टोर्स वाले के लिए। मेंटेनेंस आर्स दे रखा है, मेंटेनेंस आर किसके लिए होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किसके लिए था, कैंटीन के लिए था। ठीक है, लेबर आर से वो इतना ज्यादा वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा फैब्रिकेशन है वो डोमिनेट करता है किसमें, मशीन आर में, और जो असेंबली वाला है वो डोमिनेशन किसमें करता है, लेबर आर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो जो फैब्रिकेशन है हमारा वो है 35 लाख। इससे हम कंपेयर करेंगे, किसको करेंगे, उसके ओवरहेड को, तभी तो ओवरहेड रेट आएगा हमारे पास। तो हमारा ओवरहेड कितना है, अभी हमने क्या किया था, मशीन आर को स्टोर में, अब स्टोर को किस में करना है, फैब्रिकेशन और असेंबली में। तो स्टोर को जब हम बांटेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे, इसको किसमें अपोर्शन करेंगे, फैब्रिकेशन और असेंबली में, तो स्टोर को किससे करेंगे, स्टोर रिक्विजिशन से, है ना, किससे करेंगे, स्टोर रिक्विजिशन से, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पोर्शनेट कर दिया स्टोर्स को। ठीक है, जब हमने किया स्टोर्स को माइनस करके इसमें फैब्रिकेशन में डाला और असेंबली में डाला, तो हमें क्या मिल रहा है 4242,764 और 21,37,236। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो ये 4242,764 मिला, ये हमें क्या मिल गया, ओवरहेड रेट मिल गया। नाउ हमें इसको किससे करना है, किससे करना है डिवाइड, किससे करेंगे, मशीन आर से। और मशीन आर हमें कितनी गिवन है, 35 लाख। यानी कि 35 लाख डिवाइडेड बाय 42,764 डिवाइडेड बाय 35 लाख। क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए ना, तो ऊपर रुपीज आएगा और नीचे जो है क्या आएगा, आर आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करो डिवाइड, तो आएगा कोई 1.21 पर मशीन आर। 1.21 पर मशीन आर। ठीक है, देखो
नेक्स्ट हमसे उसने पूछा है मोस्ट एप्रोप्रिएट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट के लिए उसने मोस्ट एप्रोप्रिएट रेट पूछा है, रिकवरी रेट। ये कैसे निकलता है, ये क्या बोला है, ये क्या होता है, इसमें हम क्या लेंगे, उसे असेंबली डिपार्टमेंट बोला है। असेंबली डिपार्टमेंट में क्या डोमिनेट करता है, लेबर। क्या करता है, लेबर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मशीन आर या लेबर आर, क्या लेंगे, लेबर आर लेंगे। क्या लेंगे, असेंबली के लिए लेबर आर। यहाँ पे हमने फैब्रिकेशन के लिए क्या लिया था, मशीन आर। तो हमें 30 लाख को क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेना है, और लेबर आर किसके लिए, असेंबली डिपार्टमेंट। तो असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना है टोटल, 21, 37, 236। 21, 237, सॉरी 21, 37, 236 डिवाइडेड बाय कितना था, 30 लाख। करो इसको, कितना आएगा, 0.71 पर लेबर आवर। ठीक है, उसके बाद फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर AMS 101। हमें यहाँ पे जॉब नंबर AMS 101 के लिए दे रखा है। इसका हमें टोटल क्या निकालना है, प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, कितना हमने इसको प्रोड्यूस किया तो हमारी कितना कॉस्ट लगा। देखो क्या है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज जाएगा। डायरेक्ट लेबर में उसने बोला फैब्रिकेशन के लिए 300 आवर्स है, 20 पर आवर। फैब्रिकेशन डायरेक्ट लेबर तो एज इट इज जाता है, ये भी एज इट इज जाएगा, ये भी एज इट इज जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 300 इंटू 20, 6000 रुपीज, और 200 इंटू 20 विल बी 4000 रुपीज। ये तो हमारे 1.5 लाख, और ये 10,000 हमारे ऐसे चले ना। प्रोडक्शन के लिए मशीन आर दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्या बोला है उसने, डायरेक्ट लेबर के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड में उसने खाली क्या देखा, 250, और इसका दे रखा है 180 मशीन आर। तो हम फैब्रिकेशन के लिए तो मशीन आर ले लेंगे 250 का, फैब्रिकेशन के लिए तो हम ले लेंगे 250 का, लेकिन असेंबली के लिए हम 180 लेंगे नहीं। असेंबली के लिए हम क्या लेते हैं, लेबर, लेबर आर लेते हैं ना, तो 200 लेंगे। ठीक है, असेंबली के लिए 200, और मशीन आर फैब्रिकेशन के लिए लिया। और रेट अभी हमने निकाला, कितना कितना, 1.21 और 0.71, 1.21, 0.71, कितना आ जाएगा, इसका आएगा 303, इसका आएगा 142। तो अब करो 10,000 डेढ़ 61, 61, 303 प्लस 142, 61, 445, तो 61, 445। ठीक है, ये आपका हो गया डन। देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट ओवरहेड और लोकेटेड डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट्स। कॉमन फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन का पोर्शन किया जाता है सारे डिपार्टमेंट्स में। प्रोडक्ट और सर्विस में यूजिंग लॉजिकल कॉस्ट ड्राइवर्स जो होते हैं, इसकी फ्लोर एरिया फॉर रेंट, प्लांट वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय अकाउंट फॉर कैंटीन। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेप लेटर मेथड, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट मेक फिनिश गुड्स, दे सपोर्ट प्रोडक्शन। तो इसलिए जब सर्विस डिपार्टमेंट ए जो मेंटेनेंस सर्व्स द सर्विस डिपार्टमेंट बी स्टोर्स। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए को हम प्रपोर्शन करेंगे, वंस डिपार्टमेंट ए स्टोर्स, जब डिपार्टमेंट ए बंद हो जाएगा उसके बाद हम डिपार्टमेंट बी को अपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होता है, फॉर कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट से ह्यूज मशीन आवर्स आती है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट। लेकिन लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट के लिए हम डायरेक्ट लेबर करेंगे जो यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये हमने सॉल्व किया सारा। देखो इसमें लिया ना हमने, असेंबली के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड, फैब्रिकेशन के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ पे हमने मशीन आ लिया, यहाँ पे हमने लेबर आ लिया। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रैप इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट ऐड डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनटू ओवरहेड। वो जो डायरेक्ट था उसको मत लेना, ठीक है, डायरेक्ट वाले को ओवरहेड में मत ले लेना, ओवरहेड के लोकेशन के लिए। ठीक है, रॉन्ग बेस इन कॉस्टिंग इन असेंबली डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई 0.71 बाय मशीन आर।
180 इंस्टेड ऑफ लेबर एट 200. क्यों? क्योंकि ऑलवेज मैच द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस. ठीक है. उसके बाद under the stepladder method, once the service department is apportioned and closed, no subsequent cost can be allocated. उसके अंदर वापस से नहीं डालेंगे कुछ. ठीक है. नाउ केस स्टडी 2 आ गई आपकी. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो पूछा क्या क्या हमसे उसने. व्हाट इज द टोटल कंबाइंड ग्रोस मार्जिन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. हमें क्या बतानी है? ग्रॉस मार्जिन बताना है. ठीक है. ग्रॉस मार्जिन. ओके. और क्या दे रखा है? टोटल प्राइम कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव. ठीक है. प्राइम कॉस्ट भी है. रैंक करना है और टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स भी निकालना. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी अगेन, क्योंकि ग्रोस वगैरह वो है, मार्जिन वगैरह बना रहे हैं. तो देखो, Nutrition Crunch Private Limited is a fast-growing company in the health food industry, specializing in the production of nutritious snack bars. Company manufactures three popular variants, Alpha, Beta, Gamma, in the fully automated production facility. Due to the increasing competition and pressure on margins, management has become concerned that the existing conventional costing system, which allocates overhead simply based on the unit sold, may not be accurately reflecting the true cost and profitability of each product. वो कह रहे कि सही से नहीं दिखा रहे होंगे मार्जिन्स वगैरह प्रॉफिट के. तो इसलिए कॉस्ट एक्यूरेसी को सही करने के लिए कंपनी ने कंसीडर किया अडॉप्शन ऑफ एनी ऑफ एबीसी को यूज किया उसने, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, which allocates overhead based on the actual resource consumption कि कितना हुआ, inspection hours, machine usage, special एक्टिविटीज जैसे कि पैकेजिंग, एडवर्टीजिंग, और उसने हमें ओवरहेड्स दे दिए. ठीक है. और क्या दिया उसने? प्राइम कॉस्ट, सेलिंग यूनिट, डिफेक्टिव, इंस्पेक्शन, दिस. एडिशनल क्या बोल रहा है? कंपनी फॉलोज जस्ट इन टाइम अप्रोच. जिट टाइम यूज करती है वो, जिट अप्रोच यूज करती है वो. मीनिंग सारे जो नॉन डिफेक्टिव यूनिट थे, जो भी हमने नॉन डिफेक्टिव यूनिट बनाए, नॉन डिफेक्टिव यानी जो सही थे, उसको प्रोड्यूस करेंगे सोल्ड ड्यूरिंग दी सेम मंथ. ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं रहेगा. अंडर करंट सिस्टम सारे प्रोडक्शन और जो सेलिंग ओवरहेड से वो एलोकेट कर दे प्योरली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स. हमने किसके बेसिस पे एलोकेशन करी है प्रोडक्शन की और सेलिंग ओवरहेड्स की? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, विदाउट कंसीडरिंग एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोडक्ट. ठीक है. ओके. आउट ऑफ द टोटल सेलिंग ओवरहेड्स, हमारे जो टोटल सेलिंग ओवरहेड जो भी आएंगे उसमें से 90,000 है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के, विच आर इनकर्ड ओनली फॉर बीटा एंड गामा. वो खाली किस लिए किया गया? बीटा और गामा के लिए किया गया. एज द प्रोडक्ट्स फेस स्टिफ कंपटीशन. अल्फा को कोई जरूरत नहीं थी एडवर्टाइजिंग की. प्रोडक्ट जो बीटा है उसको स्पेशल पैकेजिंग की भी जरूरत है कॉम्पिटेटिव पोजीशन के लिए, जिसका 60,000 रुपये पर महीना लगेगा. ठीक है. ओके. नाउ हमसे पूछे टोटल कंबाइंड ग्रोस मार्जिन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, यानी हमें टोटल कॉलम भी बनाना पड़ेगा, अल्फा, बीटा, गामा एंड टोटल. तो मार्जिन के लिए, ग्रोस मार्जिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. रेवेन्यू यानी कि भाई सेल्स जितनी हुई और एक्सपेंस हमारी प्राइम कॉस्ट वगैरह जो हुई उसको हम लेस कर देंगे ग्रोस मार्जिन. ठीक है. चलिए सबसे पहले सेल्स देखते कितने की हुई है. सेलिंग प्राइस है 22 एंड यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन रन है 24,400. 2440 सॉरी इंटू 22. ठीक है. तो हमारी सेल्स यूनिट कितनी है? ये तो होगी यूनिट्स पर प्रोडक्शन. सेल हमारी कितनी है? सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 22, 16 और 13. हमने बेची कितनी? यूनिट सोल्ड कितनी है? 24,000, 60,000, 32,000. ठीक है. तो देखो इतनी इतनी क्या है ये जो हमारी रन हुआ? ग्रॉस आउटपुट पर रन. ठीक है. और क्या है? डिफेक्ट. ओके वेट. सेल्स हमारी कितनी है? 24,000, 60,000 और 32,000. ठीक है. और हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया. ठीक है. नाउ अब हम पूछेंगे, उसने बोला नॉन डिफेक्टिव जो है वो तभी की तभी बेची जाती है, यानी डिफेक्टिव भी होगा कुछ. डिफेक्टिव कितने हो गए? कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट कितना निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले ग्रॉस आउटपुट पर रन. ठीक है. आउटपुट कितना कितना आता है? 2440, 3020, 3220. कितना आउटपुट आता है जिसमें से डिफेक्टिव कितना? 40, 20, 20. कितना डिफेक्टिव है?
देखो हमारी आउटपुट हुई इतनी, ठीक है, उसमें से डिफेक्टिव पर रन इतनी रही, ठीक है, ओके। नाउ डिफेक्टिव हमारी इतनी होगी, यानी कि गुड्स हमारी कितनी हुई, गुड यूनिट कितनी हो गई हमारी, सही वाली कितनी होगी, इतनी इतनी, कितनी 2400, 3000 एंड 3200। उसके बाद सेल्स कितने की हुई, 24,000, 60,000 और 32,000। अब अगर नंबर ऑफ रन, हमारे टोटल नंबर ऑफ रन कितना हुआ, इतने हमने बेची है, इतनी हमने बेची है, इतनी हमारी सही थी, तभी की तभी बिक जाती, कुछ ओपनिंग नहीं है, कुछ क्लोजिंग नहीं है, तो हम इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रन कितना है, मैंने बोला मैं 2400 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ मशीन से, ठीक है, एक दिन पर रन में, ठीक है, और टोटल मैंने जो है 24,000 बेच दिए, एक रन से बनाया है इतना, तो टोटल रन कितने हो गए बेटा, 24,000 2400 विच इज 10, ठीक है, ऐसे निकला है। तो ये हमारे कितने आ गए, 40 नंबर ऑफ रन आ गए। टोटल डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हो गए, डिफेक्टिव टोटल होता पर रन के अकॉर्डिंग डिफेक्टिव था ना, अभी टोटल कितने हो गए, 40 इंटू 10, 20 इंटू 20, 20 इंटू 10, ये आ गए। अब प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 14, 10 और 9, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। तुम्हारी डिफेक्टिव यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, भाई डिफेक्टिव कॉस्ट हम पे कितने पैसे झड़ रहे हैं, कितने लग रहे हैं, तो टोटल डिफेक्टिव यूनिट कितने, 400 इंटू 40, 400 इंटू 10, 200 इंटू 9, हमारी आगे टोटल जो हमारे बेफालतू के डिफेक्टिव यूनिट्स पे कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेल्स यूनिट है, हम निकाल सकते हैं हमने कितनी सेल्स करी, टोटल वैल्यू निकाल दिया। प्राइम कॉस्ट कितना है, सेल्स इंटू प्राइम कॉस्ट, ठीक है, सेल्स यानी 24,000 जैसे थे, उसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 14, 60,000 में 10, तो 6 लैक्स आ गया, तो वैसे ही किया, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन बिफोर डिफेक्टिव आ गया, डिफेक्टिव कॉस्ट से पहले। अब हम कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव को भी लेस करेंगे, वो भी लेस कर देते हैं, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 5600, 4000 और 1800, इनको लेस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, नेट ग्रॉस मार्जिन आ गया, यही तो हमें चाहिए था, यही उसने मांगा था, इसका टोटल मांगा था इन तीनों का, इसका टोटल क्या आ रहा है, 668, 600, उसने यही बोला था ना, उसने यही तो मांगा था हमसे, देखो ये टोटल कंबाइंड ग्रोस मार्जिन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स है, ग्रोस मार्जिन निकाला, उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ रहा है, 668, 600। उसके बाद उसने बोला हमें चाहिए टोटल प्राइम कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट और डिफेक्टिव ऑफ द ऑल प्रोडक्ट्स, क्या क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट चाहिए एक्सक्लूडिंग कॉस्ट और डिफेक्टिव, यानी नॉर्मल जो हमें दे रखा है उसने, प्राइम कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिफेक्टिव्स कितना है, कितना आ रहा है, ग्रोस मार्जिन बिफोर डिफेक्टिव, ग्रोस मार्जिन बिफोर डिफेक्टिव पूछा है ना उसने, क्या पूछा, प्राइम कॉस्ट पूछा है ना, प्राइम कॉस्ट पूछा है, तो हम क्या ले लेंगे, प्राइम कॉस्ट टोटल 1224,000, तो हमारा प्राइम कॉस्ट का टोटल आ रहा है 1224,000। नेक्स्ट पे आ जाओ, रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम में हमें रैंक करना है कि किसका कितना है। अब ये क्या होता है कन्वेंशनल सिस्टम वगैरह, देखो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ तक निकाल लिया ना, यहाँ तक हमने निकाल लिया, ठीक है, नेट ग्रॉस मार्जिन तक। नाउ कन्वेंशनल ओवरहेड निकाल, क्या निकालना है, कन्वेंशनल ओवरहेड, वो कैसे निकलता है, देखो हम नेट ग्रॉस मार्जिन है हमारे पास 186,430, 3,56,000, 1,26,200 आ गया, ठीक है। नाउ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे, देखो सबसे पहले हमें दे रखा है उसने इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट दे रखा है, मशीन रिपेयर्स, मोल्ड कॉस्ट और टोटल सेलिंग ओवरहेड्स,
तो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी आ गई, ये हमारी प्रोडक्शन में आएगी इंस्पेक्शन, ये मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोडक्शन में आएगी, ये हमारी मोल्ड कॉस्ट जो है वो किस में आएगी, प्रोडक्शन में, और सेलिंग ओवरहेड तो हमारे सेलिंग ओवरहेड में आएगा। तो इसको टोटल करना जरा 84,000 प्लस 156,000 प्लस 14,500 को जरा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 254,500, ठीक है। और इसको करेंगे तो 180, ठीक है। नाउ उसने एक चीज बोली थी, प्रोडक्शन और सेलिंग ओवरहेड्स को हमें प्योरली एलोकेट करना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे, विदाउट कंसीडरिंग एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोडक्ट। किस पे करना है, कितने हमारे सामान बिके, तो हमारे कितने बिके देखो, 24, 60, 32, इसी में लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 24 प्लस क्या था, 60 प्लस 32, और 24 है तो 24, 60 है तो 60, 32 है तो 32, ऐसे सेम इसका, ये हमारी क्या आ जाएगी, ओवरहेड। तो इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल कॉस्ट। इनको हम करेंगे, देखो अगर हम करते हैं इसको सॉल्व, वी विल गेट, सबसे पहले के 24 के लिए देखें, यानी अल्फा के लिए अगर प्रोडक्शन ओवरहेड देखेंगे तो हमें मिलेगा, अल्फा के लिए बात होगी पहले, वी विल गेट 52,655, बीटा के लिए ठीक है। नाउ 37, 241, 93, 103, 49, 656, ठीक है। नाउ ये हमारी आ गई ओवरहेड्स और प्रोडक्शन है सेलिंग ओवरहेड। नाउ इसको टोटल करो, 89,896, 20, ठीक है। देखो अब यही आ रहा होगा, देखो आ रहा है, यही आ रहा है, हमारी कन्वेंशनल नेट प्रॉफिट एंड रैंकिंग आ गई, देखो कितना, समझ में आ रही है बात, ये क्या है, ये हमारी कन्वेंशनल नेट प्रॉफिट एंड रैंकिंग। क्या है, पहले बीटा, फिर है अल्फा, फिर है गामा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या आ रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है ये, पहले बीटा फिर अल्फा फिर गामा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें और क्या क्या देना है, देखो बेटा क्वेश्चन में ये हो गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट वगैरह हमने लिया, कुछ किया, इसका टोटल लिया था ना हमने, क्या करने के लिए, एलोकेशन करने के लिए, है ना, ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। नाउ व्हाट वी विल डू इज नेट प्रॉफिट निकालना है, वही सेल्स माइनस कॉस्ट होएगा, डिफेक्टिव वगैरह भी माइनस होएगा, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यही होता ही है, यही होगा, ठीक है। देखो ये हमें क्या आया, क्या आया,
कन्वेंशनल नेट प्रॉफिट अब हम क्या करेंगे, ABCD के हिसाब से करेंगे। क्या? अपोर्शनेशन अपोर्शन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ABC ओवरहेड टोटल के अकॉर्डिंग। कितना आया था जोखिम, फटाफट से देखते हैं, चलो देखो कैसा आया। इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है, 84,000। ठीक है, इंस्पेक्शन आर पर रन कितना है हमारे पास, 2 है, 5 और 3 है, 2, 5 और 3 है। ठीक है, 84,000 हमारे पास क्या आ गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट। सो व्हाट वी विल डू इज, ये क्या है हमारे पास, इंस्पेक्शन आवर्स पर रन। तो हमें टोटल निकालना है कितने, ये तो पर रन के अकॉर्डिंग है। रन टोटल कितने हैं, कितने कितने रन है हमने निकाले थे ना, वी हैव कैलकुलेटेड इट अर्लियर, कितने रन निकाले थे हमने टोटल, नंबर ऑफ रन है 10, 20 एंड 10 निकाले थे। टोटल 10 है, 20 है और 10 है अल्फा बीटा गामा के। तो देखो अगर 10, 20 और 10 है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके हो गए टोटल 20, इसके और इसके ये हो गया 30, इसके हो गए 100। तो यानी अब हम कर सकते हैं 2, 10 और 3 में, किसको, 180 को, सॉरी 84 को, 84,000 को हम किस में अपोर्शनेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा में। कैसे करेंगे डिवाइड, पर रन के हिसाब से तो आप टोटल रन लेंगे, और टोटल रन कितना आ जाएगा, रन इनटू इंस्पेक्शन, और वो कितना आया 20, 100 और 30। चलो नेक्स्ट आपके पास मशीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने का, 150। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, मशीन का कहाँ दे रखा है, मशीन का दे रखा है 25, 15 और 35, यही दे रखा है, यस और नो। इसका क्या करेंगे, इसका हमें ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, ये भी पर रन दे रखा है, ये भी पर रन दे रखा है, तो इसको भी इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 250, ये 20 और 15 हो जाएगा हमारा 300, और ये हो जाएगा 350। तो किस में डिवाइड हो जाएंगे हमारे, कैसे डिवाइड होंगे, 250, 300, 350 ऐसे। उसके बाद क्या है हमारा मोल्ड, मोल्ड को कैसे करेंगे, मोल्ड भी पर रन में है, कि मोल्ड का कुछ होगा, हाँ ये भी पर रन में है। इसको भी आप क्या करोगे बेटा, बताओ मुझे, इसमें भी आप 300 इंटू 10, एक सेकेंड, मोल्ड कॉस्ट पर रन है, हाँ 300 इंटू 10 3000, 400 इंटू 10 4000, सॉरी 20 है ना यहाँ, तो 8000 हो गया। ठीक है, और 350 इंटू 10 3500। तो आप कैसे करोगे इनको डिवाइड, 4000, सॉरी 3000, 8000, 3500 ऐसे हो जाएगा। टोटल सेलिंग ओवरहेड्स 180,000, इसको कैसे करोगे, सेलिंग ओवरहेड्स है 180,000, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो 60,000 पर मंथ जो है इनकर हो रहा है, किसकी वजह से, टोटल सेलिंग ओवरहेड में से, कहाँ पर, बीटा लिमिट का है जो कि खाली 60,000 पूरा किसका है, बीटा लिमिट का है, पैकेजिंग में हो रहा है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे बेटा, किसका है, देखो टोटल सेलिंग ओवरहेड्स हमारा कितना है, टोटल सेलिंग ओवरहेड्स हमारा है टोटल 81,000, जिसमें से खाली बीटा को कितना देंगे हम, पहले तो 60,000 होगा इसका पूरा का पूरा। अब और क्या चीज थी, उसने एडवर्टीजमेंट में बोली थी, अल्फा और किसको चाहिए, एक पर्टिकुलर को चाहिए थी, उसने बोला था एडवर्टीजमेंट के लिए भी कुछ 90,000 लग रहा है एडवर्टीजमेंट का, जो खाली बीटा और कामा के लिए है, 90,000 जो खाली किसके लिए है, बीटा और गामा के लिए। ठीक है, तो 90,000 को हम करेंगे बीटा गामा, इसको कैसे अपोर्शन करेंगे, किसमें अपोर्शन करेंगे एडवर्टीजमेंट को, बताओ मुझे कैसे करेंगे अपोर्शन, बताओ। एडवर्टीजमेंट किसके लिए कर रहे हो, बेचने के लिए, बेचने के लिए कर रहे हो तो सेल्स से रिलेट कर देना। तो सेल्स कितनी है हमारी, 60 एंड 32, तो 60 और 32 में बांट दो, 90,000 को, 90 को, सॉरी 90 को
60 और 32 में बांट दो 90,000 को 60 कितना कितना आ जाएगा बताओ मुझे 90,000 अपन 92 इंटू 60 90,000 अपन 92 इंटू 32 कितना होगा 58 696 और ये हो जाएगा 31,304 ठीक है ओके समझ में आया अब कितना बचा हमारे पास रेस्ट ओवरहेड कितना बचा 60 और 90 को हटा दो एक 80 में से कितना आया कितना बच रहा है 60 एंड 90 को करके 30,000 तो 30,000 को अब हम बांट देंगे किस में बांटेंगे 30,000 को बताओगे ओवरहेड्स की क्या बात हुई थी अब हम बांटेंगे इसको सेलिंग प्राइस पे सॉरी सेलिंग प्राइस कह रही सेल्स वैल्यू पे सेल्स पे विच इज और 60 32 तो उनका हो गया और कितना था 24 60 32 तो बचा हुआ जो है हमारा वो बढ़ जाएगा अल्फा बीटा गामा में 60 और क्या था यार मैं भूल भी सॉरी 24 60 एंड 30 इसमें बढ़ जाएगा अपोर्शन करके और जब आप ये अपोर्शन करोगे when you will do all this thing सारा प्रोडक्शन का सेलिंग का करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा कितना कितना आएगा टोटल करना जरा इन सबको टोटल करो जरा इसको भी और इसको भी करो आपको ना ये मिल जाएगा ऐड करोगे तो क्या ये तीनों में ये आ जाएगा सर्विस का भी और उसका भी दोनों का करोगे और फिर आपके पास क्या आ जाएंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा और आपसे उसने क्या मांगा है उसने आपसे क्या मांगा है टोटल ऑफ द नेट प्रॉफिट ओवरहेड एबीसी वाला तो टोटल ऑफ द नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास बताओ कितना आया टोटल ऑफ द नेट प्रॉफिट एक सेकेंड 234 100 ये आ जाएगा सेम और अब हम इसको रैंक करेंगे रैंकिंग के लिए लिख रखा है रैंक करना है तो देखो ऑब्वियसली ये ज्यादा है तो ये फर्स्ट ये उससे कम है तो सेकंड ये सबसे कम है तो थर्ड ये आपका ये वाला भी हो गया नाउ goods unit versus total runs if a run produce says 2440 units with 40 defective goods output 2400 units कितने हो जाएंगे गुड्स आउटपुट आ जाएंगे टू सेल 24,000 फैक्ट्री को कितना बनाना पड़ेगा 24,000 सही और बाकी के गलत हो जाएंगे इसके और प्रोडक्शन कितना हो गया 2440 का जिसमें से 2400 कितने हो गए सही वाले हो गए डिफेक्टिव कॉस्ट क्या होता है प्राइम कॉस्ट स्पेंड ऑन द डिफेक्टिव यूनिट इज अनकवर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस मार्जिन ठीक है नाउ एमसीक्यू नंबर थर्ड क्या बोला है उसने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% हमें क्या पूछा है हमें बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 हमें फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू बताओ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू कैसे निकलती है कॉस्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू नंबर ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने हो गए फिनिश गुड्स की यूनिट हमें दे ही रखी है 1665 ऑलरेडी गिवन ठीक है इनटू कॉस्ट भी दे रखी है क्या नहीं कॉस्ट नहीं दे रखी हमें वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखी है 10,020 और कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ इतनी हमें लगी देखो स्टार्टिंग में हमारी कितनी लग रही थी वैल्यू कितनी थी हमारी स्टार्टिंग में 10,000 समथिंग थी कितनी थी 10020 और उसके बाद हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हुई 11418 थी और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 150 ओके वर्क इन प्रोग्रेस 150 जिसमें से 40% तक खत्म हो गया देखो आप खुद समझो मान लो मैंने बोला मेरी जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू निकालो जो कि ये बोल रहा है तो मैं कैसे निकालूंगी लास्ट की जो हमारी फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू जो भी हमारा टोटल सामान लगा है उसको सामान लगा मतलब टोटल जितने भी रुपीस लगे हैं उसको मैं डिवाइड कर दूंगी किससे जो मेरे क्या थे यूनिट्स जो मैंने बनाए
ठीक है, तो मेरे पास पर यूनिट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आ जाएगा, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी फिनिश गुड से। तो मेरे को देखो टोटल हमारे पास रुपीज आ गए, इतने लगे मेरे पास, टोटल रुपीज आ गए। टोटल यूनिट्स कितने बनाए आपने, टोटल यूनिट्स कितने बनाए फिनिश गुड्स में, तो 1665 है कि नहीं, है 1665, तो ठीक है जी 1665 आ गया। और उसने ये भी तो बोला है कि वर्क इन प्रोग्रेस भी है, कितना है, पर वो कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, पर उसने बोला कि 40% कंप्लीट हो गया है, तो यानी उतना भी तो कॉस्ट लगेगा, उसकी भी तो कॉस्ट लग रही होगी इन दोनों में, है ना। तो देखो 40% ऑफ 150, जो कि कितना हो जाएगा 60, तो 1665 प्लस 60 विल बी 1725। तो जब हम 10,020 प्लस 11 क्या है ये 1,14,180 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 1725 से, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 72 आ जाएगा। हमारी फिनिश गुड्स कितने हैं 1665 है, 1665 से मल्टीप्लाई कर दो जरा 72 को, कितना आएगा, कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1,19,880। सॉरी देखो, units completed and transferred 1665 units, 100% है 1665 आ गए। closing work in progress 150 into 40%, 60 equivalent units, total equivalent unit कितने आ गए, इतने। total cost accounts for कितना आ गया, देखो हमारा टोटल इनकम प्लस करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस का 40% और फिनिश गुड्स को निकाल के हमारा 72 आएगा, 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा फिनिश टोटल गुड्स है उससे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें, करंट सेलिंग प्राइस दे रखा है, इतने में बेचते हैं हम। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 76, जो कि अब 82 हो जाएगी कह रहे हैं। फिक्स कॉस्ट 532 की 532 हुई है, हमें एडिशनल यूनिट बताना है कि कितनी बिकेगी, पहले कितनी बिकती थी, पहले कितनी बिकती थी पता नहीं, तो अब मतलब फिर एक्स्ट्रा क्या बताए, तो वो यही होगा ना जो हमने, हमारी अभी हमने प्रोजेक्टेड है, जो हम चाह रहे हैं हो उसमें से एग्जिस्टिंग वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास एडिशनल वैल्यू आ जाएगी, एडिशनल यूनिट्स आ जाएगी। ओके, तो प्रोजेक्टेड को हम कैसे निकालेंगे, यूनिट्स निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, और हमने उसे क्या दे रखा है, उसने बोला कि मेरे को ऑपरेटिंग इनकम 345 500 ही चाहिए। ऑपरेटिव इनकम ईबीआईडी दे रखा है, ईबीआईडी, ईबीआईडी माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस, सॉरी, इक्वल्स टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, यस और नो, है ना। और कंट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू होती है, कंट्रीब्यूशन और कैसे निकलता है, जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, इसमें से हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सॉरी ईबीटी थोड़ी ना आता है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो जो आया हमारे पास, यार बाय मिस्टेक हो गया, माय बैड बेटा, देखो एक सेकेंड मेरे से ध्यान नहीं किया, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है, और ऑपरेटिंग इनकम के अंदर जो कि हमारा ईबीआईटी होता है, मैं वो ईबीआईटी यहीं पे बोलना चाह रही थी, ईबीआईटी जो ऑपरेटिंग इनकम होता है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन। यस और नो, हमें सेल्स वैल्यू पता है, नहीं पता, फिक्स कॉस्ट पता है, हमें फिक्स कॉस्ट तो पता है लेकिन पर यूनिट का पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, और हमारे पास ईबीआईटी भी है। देखो अब नहीं समझ में आया, एक बार वापस से बता देती हूँ, मेरे से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, माय बैड बेटा। देखो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 136 पर यूनिट, सिंपल, ठीक है, ओके। मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस के अंदर
मैं माइनस कर दूँ अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही दे रखा है इसको, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। येस और नो मुझे जल्दी से बताओ, है ना? यही तो था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में जब मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दी तो मेरा ईबीआईटी आ जाता है। मेरे को ईबीआईटी कितना दे रखा बेटा? ईबीआईटी मुझे दे रखा है 34,500 और फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है 345,500। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके कि नहीं? आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देती हूँ मैं, ठीक है? ओके, और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा। कैसे? 136, ये जो मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा है 136 माइनस प्रोजेक्टेड वाला लो तो 82, और अगर न्यू वाला एग्जिस्टिंग वाला लो तो 76। यस, बस यही तो चेंज हो रहा है, 82 और 76, बाकी 136 वही है, ईबीआईटी वही है, फिक्स्ड कॉस्ट वही है। तो अब क्या मैं यूनिट्स नहीं निकाल सकती? कैसे निकलेगी यूनिट्स? कंट्रीब्यूशन जो मेरा आया अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मेरी यूनिट्स आ जाएगी। यस और नो? तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा देखो, 532,000 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 345,500 अपॉन 136 माइनस 82, और वही 532,000 प्लस 345,500 136 माइनस 76, इनको कर लो सॉल्व, क्या आएगा? इसका आएगा 16,250 और इसका क्या आएगा? 14625। अब एडिशनल निकालिए तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करने जरा 16,250 14 625 को कितना आएगा? 1625। देखो ठीक है ना? डिस्क्रिप्टिव आपको क्या करना है बेटा इसमें? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या ईओक्यू बताना है, रीऑर्डर लेवल बताना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 1% डिस्काउंट, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑफर सही रहेगा, एक्सेप्ट करना है नहीं करना। और अगर आंसर ये है कि नहीं करना, तो व्हाट शुड बी द काउंटर ऑफर? द काउंटर ऑफर क्या होगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, कितना परसेंट ऑफ डिस्काउंट सही रहेगा, ठीक है? इतना सब कुछ बताना है हमें, 9 चीजें बतानी है। देखो, और हमें क्या डाटा दे रखा है? इतना सा। पहले तो फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स होने चाहिए तभी होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Messrs Asia Material Private Limited produces a product which name ESS. The consumption of raw material for the production ESS is 210 kgs to 350 kgs per week. एक हफ्ते के लिए क्या है? 210 से 350 तक, ठीक है? एक हफ्ते का बता रखा है, एक दिन का निकाल ले हम, एक दिन का निकाले। देखो मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, तो मिनिमम पर डे, मिनिमम है ना 210 अपॉन 7 और मैक्सिमम हो गया पर डे। एवरेज भी निकाल ले, ठीक है? 30 40 50। सबसे पहले उसने क्या पूछा हमसे? ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ मुझे। 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। टू क्या? टू तो टू ही रहेगा। ए आपका एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ओ क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है? नाउ सबसे पहले टू, ए क्या है?
एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? जब आपको और कुछ नहीं गिवन और एनुअल कॉस्ट पूछा हो, इन तीनों में से किसको मल्टीप्लाई करोगे 365 से? जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी वाला। देखो 365 है तो 365 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, एवरेज से करेंगे। किससे? एवरेज से। तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई 40 इंटू 365, 14600। तो ये आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, बताओ 200। कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज है 1% पर मंथ प्लस 2 पर यूनिट पर एनम। क्या करना है? 1% ऑफ क्या? परचेज प्राइस बेटा 100, 100 का 1%, 100 का 1% 10 प्लस 2 रुपये उसने वैसे बोले थे 2, तो 12 हो गए। पर यूनिट ही लेते हैं, ठीक है ना कि नहीं? इज इट करेक्ट? 100 का 1% 10 होता है ना? 100 का 1% इज 1। एंड बेटा ये पर मंथ है, ये नहीं दिख रहे तुम? कितना आ जाएगा? 100 का 1% 1 रुपया, और पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो ना। ये पढ़ा नहीं क्या? पर मंथ थोड़ी ना होता, मंथ तो पूरे लोगे ना 12 प्लस 2 वैसे वाले, तो 14 हो गए। इसको कर दो सॉल्व, ठीक है। 646 kg पहले वाला डन। अब रीऑर्डर लेवल पे आ जाए, फिर देख लेते हैं ना। ये 646 ठीक, चलो ना। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कब रीऑर्डर करना होता है? मैक्सिमम कंजप्शन मैक्सिमम टाइम, दोनों चीज मैक्सिमम होती है तो क्या होता है हमारा रीऑर्डर लेवल, विच इज ये तो 50 आ जाएगा। और टाइम के लिए, टाइम के लिए 9। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ। रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना अभी निकाला हमने? 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्या ले लेते हैं हम? ईओक्यू ले लेते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी को। यस, रीऑर्डर क्वांटिटी हमने ईओक्यू ले लिया 646 माइनस ये कितना था? 30 था। मिनिमम कंजम्पशन और हमारा टाइम 5 था। करो सॉल्व, इसको क्या आएगा बताओ। अब क्या निकालना है? मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक की क्या फॉर्मूला होता है बताओ? इसका भी रीऑर्डर लेवल, बट रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं आता इसमें, और मैक्स मिनिमम मिनिमम भी नहीं आता। मिनिमम में एवरेज लेते हैं, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम, विच इज रीऑर्डर लेवल तो आपको पता ही है 450।
-40 इंटू मिनिमम और मैक्सिमम हमारा 5 और 9 था, कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है 170। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एंड नाउ एवरेज। इसमें कैसे निकलेगा, देखो ये तो सबसे आसान होता है। हाँ लिखूं, ये देखो एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सिंपल। मैक्सिमम कितना आया था 946, मिनिमम कितना है 170। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस पर ईयर। एक साल में हम कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे, टोटल कितने की कंजप्शन होती है, टोटल कितने की कंजप्शन होती है 14600 की, 14600 की होती है। और ईओक्यू क्या कहता है हमारा कि एक बार में कितनी क्वांटिटी ले। अगर हमें 14600 चाहिए और वो कहते हैं 646 एक बार में लेके जाओ, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 22.60। यानी अगर हम लेते हैं कि 23, टोटल कितने आ गए 23 ऑर्डर्स में जाएगा एक साल में। उसके बाद फिर मुझे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा बताओ। कॉस्ट निकालनी है ना। सबसे पहले देखो हमें परचेज दे रखा है 100 पर केजीज, टोटल कितना है 14600 केजीज, तो 14600 इंटू 100, ये हमारी कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा 23 ऑर्डर्स है, 23 ऑर्डर्स है ना, देखो 23 ऑर्डर्स, ऑर्डर की क्या कॉस्ट थी 200, और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी। ईओक्यू कितनी है हमारी 646 अपॉन 2 इंटू सी क्या थी हमारी 14। इन सबको कर दो प्लस, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड लास्ट, अगर जो सप्लायर है वो 1% डिस्काउंट दे रहा है परचेज पे टोटल एनुअल क्वांटिटी, अगर दो दो ऑर्डर दे रहा है, दो बारी ऑर्डर देके करेगा, दो दो बारी में 1% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना हमारा खर्चा होगा क्या होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं सबको हटा रही हूँ। अब समझना बात को, क्या कह रहा है वो। उसने ऑफर किया कितना 100 रुपए थे, उसने बोला मैं तुम्हें 1% का डिस्काउंट दूंगा, यानी 99% का दूंगा, यानी 99 रुपीज का दूंगा। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1% दी यानी 99 की 1% हो गई इंटू 12, ये भी तो बदलेगी 13.88। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है 200 दी, यस और नो, बट क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, उसने बोला 14600 है, राइट और रॉन्ग, 14600 हमारे पास है, हम दो ऑर्डर में लेंगे, यानी कि टोटल कितनी हो गई 7300 केजीज हो गई एक बारी में।
अब बात करते हैं हम परचेज की कि टोटल कैसे कॉस्ट निकले। पहले तो 99 की है, कितनी 14,600 प्लस 2 ऑर्डर ही है तो 2 की इंटू 200 प्लस कैरिंग कॉस्ट 13.88 अभी हमने निकाली, ठीक है। इंटू 7,300 अपॉन 2, ठीक है, यही तो होगा, यस और नो। अब इसको प्लस कर दो सबको और बताओ कितना आ रहा है। इतना आ रहा है, यस। और वैसे कितना था हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 1469,122 और अभी कितना आ रहा है 1496 ज्यादा आ रही है, यानी कि हमें ऑफर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। काउंटर डिस्काउंट हम कितना परसेंट देंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट दे हमें पता है। चलो लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया Z%। चलो देखो देखो, हमने माना डिस्काउंट रेट मान लो Z%, तो हमारा ऑफर कितना होगा, यही तो। हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या आएगी बताना जरा, कैरिंग कॉस्ट जितना भी हमारा प्राइस होता है उसका कितना 1% इंटू 12 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये 2 एज इट इज रहा, बाकी इसको सॉल्व करके ब्रैकेट वगैरह खोल के 1% ऑफ द वैल्यू करके ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 + 12 is 14 minus 0.12 Z। अब कॉस्ट क्या आएगी हमारी, 14,600 है टोटल, उसको हम डिस्काउंट हटा के जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी वो होगी, यस। तो हमारी कितनी होगी 14,600 माइनस 14,600 Z, यही मतलब हुआ, यस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 ही ऑर्डर बोले उसने, है ना, बोले तो 2 ही ऑर्डर है उसने, 200 रुपए के, तो ये तो एज इट इज रहा 400 प्लस 7,300 अपॉन 2 इंटू क्या 14, वही जो आया था ऊपर 14 माइनस 0.12 Z। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, नाउ जो हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कितना है 1469,122, तो इसके इक्वल कर दो, कॉस्ट के इक्वल। इन सबको अब सॉल्व करके जो ये इसका ये आ रहा है, अब सॉल्व करो कितना आएगा, करो, वी विल गेट
यानी 1% नहीं 2.82% का कम से कम ऑफर दोगे तब जाके होगा। अब इसको कर दो जरा स्टार मार्क लास्ट वाले को, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा सा है। देखो वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन के अगर आपने अलजेब्रा सीख रखा है तो गुड है, लेकिन जो अलजेब्रा में थोड़ा वीक था उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं है, बस समझना है कि हमने कोई भी एक मान लो और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, नाउ नॉट एक्सेप्टेबल क्या है फिर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखो। नॉर्मल वर्किंग वीक, रेट ऑफ पेमेंट एवरेज दे रखा है, टाइम रेट्स दे रखे हैं। ओके, और फीस प्रीमियम 270 articles are produced in 40-hour week. Calculate weekly earnings, number of articles produced and labor cost per article for one operator under foreign system existing straight fees रोवान हाल से, और आपको स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स वगैरह बताना। ठीक, सो चलिए एग्जिस्टिंग टाइम रेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग टाइम रेट के बारे में वेरी इजी है। तो देखो नॉर्मल वर्किंग वीक में कितना रहेगा 5 डेज, 5 दिन काम हो रहा है 8 घंटे, यानी टोटल कितने घंटे काम हो रहे हैं 40 आवर। ठीक है, और 3 लेट शिफ्ट है 3 घंटे की, यानी कि 3 लेट शिफ्ट 3 घंटे की, यानी 9 आवर, राइट। और डे वर्क हो रहा है 160 का, लेट शिफ्ट हो रही है 225, यानी 40 घंटे 160 और 9 घंटे का 225, यानी कितना आ गया 6400, और ये आ गया 2025। टोटल कर दो 8425, ये आपका आ गया नॉर्मल वाला एग्जिस्टिंग टाइम रेट 28425 40, ये आ गया आपके पास 8425। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, पीस रेट पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोला पीस रेट के लिए उसने, टाइम दे रखा है 160 का, एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर जो 49 आवर्स वीक में करता है 3 लेट शिफ्ट में 240 आर्टिकल्स। ठीक है, और बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स कितने 2.5 आवर्स 15 के लिए, यानी कि कितनों के लिए बोला है उसने 270 ड्यूरिंग द लास्ट वीक 270 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 40 वीक। तो 270 के लिए कितना होगा बताओ, 2.5 घंटे 15 आर्टिकल्स, 270 आर्टिकल्स कितने कितने घंटे 45 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि 45 है, और एज यूजल हमें कितने मिल रहे हैं 160 पर आवर, तो 45 इंटू 160 कितना हो गया 7200, और बोनस बोनस मिलेगा, कितना मिलेगा बोनस, हम पीस वर्क रेट की बात कर रहे हैं, तो पीस वर्क में कितना मिलेगा 20% टू द बेसिक पीस रेट, 20% ऑफ 160। यस, ठीक है, तो 160 आर का 20% इंटू 45 विच विल बी 1440, इनको ऐड कर दो 8640 आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है 8640, इसमें कितना आ रहा था 8425। अब निकालते हैं रोवान का,
रोवान का कैसे निकलेगा? 2.5 वास्ते एज यूजुअल 2.5 है 15 आर्टिकल्स के लिए, 15 आर्टिकल्स के लिए 270 आर्टिकल्स करे। यस, कितना है? 50% ऑन टाइम। प्रीमियम बोनस क्या? 50% टू टाइम, यानी 150% हो गया। 100 तो पहले से और 50 एक्स्ट्रा, तो आपके कितने हो गए ये? ठीक है, उसने क्या बोला है? प्रीमियम बोनस ऐड करेंगे 50% टू टाइम। 270 आर्टिकल्स के लिए 50% टाइम और दिया है। यानी उसने कितना टोटल टाइम मिला है? 67.5 आवर्स। और उसने कितने घंटे लिए हैं बनाने में? इफ ड्यूरिंग दिस 270 प्रोड्यूस इन 40 आवर वीक, 40 घंटे में बन गया। 40 घंटे में क्या करें? जो आपका ये होता है पीस वेज वाला, उसके अंदर 45 पूरा लेते हम, आवर्स वाला जो था, खाली 5 नहीं लेते। ठीक है, और एग्जिस्टिंग वाले में भी, एग्जिस्टिंग वाले तो नॉर्मल और लेट शिफ्ट नॉर्मल लिख देंगे हम जो था, पर रोवान में जो टाइम से वो होता है उसको अलग से बोनस करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम है 50%, उसको हमने 67.5 से टोटल अलाउड, और टाइम टेकन कितना है? 40 आवर्स। हमारा टाइम सेव कितना हो गया? 27.5। नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला। क्या होता है रोवान का? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। कितना टाइम लिया? 40। रेट कितना था? 160। कितना सेव किया? कितना था? कितने में किया? क्या रेट था? ऐड कर दो जरा। ठीक है ना, हॉल से का तो हाफ होता है, तो टाइम टेकन इनटू रेट प्लस हाफ ऑफ टाइम सेव्ड। कर दो जरा इसको। ठीक है, ये हमारा आ गया सिंपल सा, चारों चीजें बन गई हमारी। नाउ उसने बोला एक स्टेटमेंट बनाने से इन द आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग्स हो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल हो एक ऑपरेटिवली अंडर द बफ सिस्टम। एग्जिस्टिंग वाले में कितना आवर वर्कड आएगा? एग्जिस्टिंग वाले में कितना आवर वर्कड आएगा? कितने घंटे से काम किया एग्जिस्टिंग में? 49। वीकली अर्निंग कितनी थी उसकी? वीकली अर्निंग कितनी थी? 8425। कितने आर्टिकल्स बनाए हैं उसने? कितने आर्टिकल्स बनाए हैं? 240। यस। लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगा? वीकली अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड।
देखो 49, इसका तो 40, इसका भी 40, इसका भी 40। ठीक है, इनकी सबके रेट लिख दी। आर्टिकल्स इसमें 240 थे, बाकी सब में 270 थे, और इनको डिवाइड कर दिया, लेबर कॉस्ट आर्टिकल आ गया। ठीक है, नाउ फेलिंग टू ऐड 50% का टाइम अलाउड टू वन एंड हाफ द स्कीम, वो मत करना बिल्कुल भी, 50% ऐड करके फिर ही करना। ठीक है, और जो आपको देखो मैंने आलजम करके निकाला, क्योंकि वो रोवान वाली ही वो थी, दोनों में ही 50% ऐड होगा, ये बात को समझ जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या है देखो, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है मंथ का, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस। पेड फॉर पावर एंड फ्यूल इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कर रहा है वो, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन आदित्य लिमिटेड। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स हो जाएगा, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट एक्सपेंस ये लेबर में आता है, नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंस की बात हो रही है। बिल पेड टू जॉब वर्कर्स, अब ये बोलोगे ये भी तो लेबर में आता है यार, जॉब वर्कर्स है, जॉब वर्कर्स एक्सपेंस। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन एक्सपेंस, डायरेक्ट वाली क्योंकि प्रोडक्शन के लिए, इसलिए। फ्री पे टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्ट नहीं है। कमीशन पे टू सेल्स स्टाफ डायरेक्ट नहीं है। तो क्या क्या आगे हमारा 480,200 प्लस, ये प्लस करना है, ये प्लस नहीं करना, ये करना है प्लस, ये करना है प्लस, ये करना है प्लस, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कितना आ जाएगा टोटल करना जरा, वेजेस पे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कमीशन पेड सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, देख लो आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन्वेंट्रीज भी दे रखी है हमें, कॉस्ट शीट बनानी है जी। Nova Manufacturing Limited produces high precision metal components for the industrial machinery during the year. न्यू ऑटोमेशन फैसिलिटीज में उसने इन्वेस्ट किया, एक्सपैंडेड फैक्ट्री सुपरविजन, अडॉप्टेड न्यू इन्वेंट्री कंट्रोल। ये उसको कॉस्ट डेटा दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से डेटा दे रखा है हमें। रॉ मटेरियल ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनेगी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ बताओ, सबसे पहले रॉ मटेरियल, ओपनिंग की क्लोजिंग बताओ। ओपनिंग को ऐड करेंगे जो यूज हुआ है, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विल बी एडेड। इसके बाद कंज्यूमेबल मटेरियल आएगा नहीं, कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में। यस, हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हमारे क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग, आ गया 106, 80,000। नाउ क्या बात करेंगे हम, डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस, और क्या आता है, फोरमैन और स्टोर कीपर आता है, नहीं आता। इनकम टैक्स, फीस टू सैलरी, कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, फैक्ट्री मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, अदर इनडायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंडिचर
R&D में सैलरी अकाउंटेंट को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई आएगा। यस इट विल। कितना है 9 lakhs, तो 9 lakhs ये और डायरेक्ट वेजेस 72 lakhs थे वो ऐड हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें अब हम, क्या क्या आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब यहाँ पर आएगा कंज्यूमेबल मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल की नहीं नॉर्मल मटेरियल की बात हो रही है क्योंकि वो ऊपर दे ही रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसलिए ये हमारा कहाँ चला गया एक्सपेंस में। और क्या है कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल कहाँ चला जाएगा एक्सपेंस में। कंज्यूमेबल मटेरियल्स और कॉस्ट ऑफ पावर और फ्यूल कहाँ चला गया डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया 1 2 एंड 3 को ऐड करके। अब हम क्या निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड क्या क्या करेंगे हम, फैक्ट्री का सामान ले लो सारा, ये हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया। वेजेस टू फोरमैन स्टोर कीपर आएगा इसमें, यस इट विल। उसके बाद अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, यस। एक्सपेंडिचर ऑन R&D नहीं, सैलरी टू अकाउंटेंट्स नहीं, एम्प्लॉय वाला नहीं, कॉस्ट वाला नहीं, आ चुका है ये हो चुका है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस नहीं, सैलरी नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं, ऑफिस रेंट यहाँ पे नहीं, इंश्योरेंस ऑन फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस यहाँ पर नहीं, इंश्योरेंस ऑफ फिनिश हो गया, पैकेजिंग मटेरियल नहीं, डोनेशन नहीं, वैल्यू सेल्स नहीं, इनकम फीस स्टैट्यूटरी फीस फैक्ट्री मेंटेनेंस एंड रिपेयर किधर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। देखो वेजेस टू फोरमैन अदर इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन आ गया, ऐड करेंगे इतना आया, क्या आ गया हमारा ग्रॉस वर्क फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद नेट निकालने के लिए क्या करेंगे WIP को ऐड लेस करेंगे, ओपनिंग वाला ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वाले को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया नेट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब हमें क्वालिटी कंट्रोल देगा था, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमेशा याद रखना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा विच इज योर ये रहा 540। ठीक है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा, ठीक है ये रहा 12,80,000। तो 140 पहले क्वालिटी कंट्रोल लिखेंगे, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा आ जाएगा। अब आप करेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफिस एक्सपेंस, करो क्या आएगा जिसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट फिनिश गुड्स एडलेस, आपको क्या आ जाएगा बताओ। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस ऐड नहीं करोगे क्या, ओवरहेड्स थोड़ी ना है, डायरेक्ट वाला पहले करोगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, फिर ऐड फिनिश गुड्स लेस करोगे फिनिश्ड स्टॉक गुड्स को क्लोजिंग के, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद उसके अंदर लेस करोगे आप, सॉरी ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे आप, फिर वो जो सैलरी फीस वगैरह देनी है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो सब आ जाएंगे, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ जाएंगे। देखो ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। नाउ फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, क्वालिटी आ गया, रिसर्च आ गया, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, आपका क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी एडेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी डिडक्टेड।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया इनकम टैक्स आएगा, कहाँ आएगा इनकम टैक्स, आता है इसमें, यहाँ नहीं आता। फीस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यस। फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, यस। ठीक है, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यस। फैक्ट्री मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये तो हो चुका। उसके बाद हो गया, ये हो गया, ये करोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं डिलीवरी स्टाफ है तो बाद में जाएगा। डेप्रिसिएशन, क्वालिटी, ऑफिस रेंट डालोगे, ठीक है। ये बाद में डालोगे, ये बाद में डालोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका आ जाएगा सैलरीड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऑफिस रेंट। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, इंश्योरेंस ऑफ एफजी वेयर हाउस और पैकेजिंग मटीरियल। तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। फिर आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट लॉस। अब नेट लॉस ये रहा, और वैल्यू ऑफ सेल्स आपको गिवन थी, ये रही। एबनॉर्मल लॉस हुआ है एक हमें, 2000 effective units were produced due to the machine malfunction. Abnormal loss not includable in the cost. कितना है, 4,60,000 का। इसका क्या करेंगे, कॉस्ट शीट में abnormal loss नहीं आता, इनकम टैक्स और डोनेशन नहीं आती। समझ में आ रही है बात, abnormal loss, income tax and donation will not come in cost sheet. now ये देखो, ये रहे पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, देखो फाइनेंशियल बुक्स दे रखी है हमें, ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग डेटा। फाइनेंशियल बुक्स गिवन है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 शोइंग द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। ओके, तो हमें प्रॉफिट बनाना है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मार्च 31 2026 का, और फिर वही कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स भी बनाना है, उसके बाद उसको रिकंसाइल करना है, ठीक है। सबसे पहले चलो किसका बनाएंगे हम, सबसे पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी फाइनेंशियल बुक्स ही दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं, यस लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इसका, फिनिश्ड गुड्स का दे रखा है, फिर हमें वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है, दोनों चीज लिख देंगे, यस दोनों चीज आ जाएगी, 76,525 और 33,000। देखो 76,525 और 33,000 आ गए, और दोनों ओपनिंग स्टॉक आ गए। अब मटेरियल जो हमारा कंज्यूम है ये भी आता है, यस आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है पीएनएल में। देखो बेटा, पीएनएल बोला तो ये नहीं है कि ट्रेडिंग का सामान आता है, ये तो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स है, तो ऐसा कुछ नहीं करना कि ट्रेडिंग का है तो नहीं आएगा, पीएनएल का मतलब ट्रेडिंग पीएनएल ही मानो आप। तो उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब भी आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ये आएगा, ये आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है क्या, पीएनएल है तो आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड ये क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। और सेल्स हो रही है हमारी, क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। और गुडविल राइट ऑफ हो रखी है हमारी, अच्छी बात है या बुरी बात है, गुडविल राइट ऑफ कर दी, क्या होता है उससे नुकसान होता है, तो डेबिट साइड पे आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट, इंटरेस्ट पेड पे किया है हमने, डेबिट, बैड डेट डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट, रेंट रिसीव हुआ क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑब्जर्व्ड, इतने ये किसके लिए दे रखा है, ये कॉस्टिंग पीएनएल के लिए दे रखा है। इससे हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाला पीएनएल है उससे कोई भी वो नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो एक एक करके देखो, पहले इसका ओपनिंग लिख दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया, डायरेक्ट लेबर लिख दिया, सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक, रेंट जो हमें रिसीव हुआ था वो लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग हो गया, गुडविल जो राइट ऑफ किया था वो आ गया, और इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ था हो गया, इंटरेस्ट पेड भी आ गया, टू बैड डेट भी आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे,
जो कि क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 7425। ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल देखो कितना आ जाएगा, 2261,950। ठीक है, ओके। नाउ हम निकालेंगे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के। कॉस्टिंग रिकॉर्ड में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू यानी कि सेल्स, और लेस क्या करेंगे, कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यही होगा। सेल्स कितनी हो रही है हमारी, यहाँ पे यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना कॉस्टिंग में, यूनिट साथ में लिखना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत इजी रहेगा फिर सॉल्व करना। ठीक है, सेल्स कितने की हो रही है, 14,500 यूनिट्स की हो रही है 20,80,000 में। लिख देते हैं, देखो यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, सेल्स रेवेन्यू भी यही आएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ से देखो देखो 14,500। ठीक है, 14,500 यूनिट से, और कितने में, 20,80 में बिक रहा है। उसके बाद अब कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट में क्या आएगा, ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ऐड क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ओपनिंग कितना है, 875, 676,525 का, और क्लोजिंग कितना है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लेना है यहाँ पे, किस चीज का ओपनिंग स्टॉक है, देखो क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 875, 76,525। बट देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज वैल्यूड एट 105 पर यूनिट। जब इसमें दे रखा है हम मना थोड़ी ना कर सकते, ये कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, तो हमें 105 ही लेना पड़ेगा, और टोटल हमारी यूनिट्स कितनी है, 875। ठीक है, तो ओपनिंग हमारे पास ये आ गई। ओके, नाउ 105 इंटू 875, ये आ गया हमारे पास 91,000। अब हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी। ठीक है, उसको हमें ऐड करना होता है, तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो यूनिट्स कितने हैं, इसने बोला हमने क्या किया था, सेल हमारी कितने की हुई थी, 14,500 की, है ना, 14,500 बिक गए। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 375, ये भी अभी हमने बनाए होंगे, और जो पहले से ही बना रखे थे वो कितने थे, 875। यानी कि अभी हमने कितने, इस साल कितने प्रोड्यूस किए, 14,000 यूनिट्स, इतने प्रोड्यूस करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो 14,000 हमने प्रोड्यूस किए, आगे 14,000। ओके, नाउ अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कैसे निकलेगा, देखो यूनिट्स प्रोड्यूस हमने कितना निकाला है, 14,000, ये निकाल लिया। नाउ देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, बताओ, ये आ गया 784,000, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ऑलरेडी गिवन 784,000, जो अपने डेबिट साइड पे लिखा था प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। और हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट, एक्सपेंस है नहीं। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या करेंगे, 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स करा तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी,
फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग वाला, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसका फैक्ट्री कॉस्ट। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड 60%, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितना आ गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 33,000, क्लोजिंग वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि दे रखा था 20% ऑफ, 20% ऑफ क्या दे रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई है ये, इसका 20% कर देंगे। ठीक है, ये इसका सॉरी इसका 15, 12, 800 का 20% हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा। फिर हम जब इसको टोटल करेंगे पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा है 18,15,360। ठीक है, अब हमें पता चल गया 18,15,360 जो क्या आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी। और हमने प्रोड्यूस कितने किए गुड्स, यूनिट 14,000 की, यानी एक कितने की होगी 129.67। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो अब हमें सबसे पहले देखो हमें सेल्स पता चल गई, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्या बोला 14,000, ये रहा 14,000, इसके अंदर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 129.67, तो हमें क्या मिल जाएगा 18,15,360। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे किससे, ये जो आया है हमारे पास वैल्यू इंटू 375, 375 बची थी जो हमारे पास वैल्यू आई उससे कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया, माइनस कर दिया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था, कितना दे रखा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें तो हमने ऐड की नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तक लिखे गए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसके अंदर में, फिर WIP वगैरह का भी चक्कर था। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को भी ऐड करना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने का देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज 5 पर यूनिट सोल्ड, 5 पर यूनिट सोल्ड, नहीं 5 रुपए का। और कितने यूनिट बिके हैं 14,500, 14,500, तो 14,500 × 5 हो जाएगा, हमारे पास आ गया। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई टोटल 19,31,109, और सेल्स कितनी थी 20,80,000, इनको माइनस करोगे हमारे पास 1,48,891 आएगा, विच इज आवर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। नाउ वी विल डू रिकॉन्सिलेशन, पहले हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है। ऑब्जर्वेशन की वजह से आएगा, पहले तो देखते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है। इधर इधर आ रहा था हमारा 70,000 समथिंग, उधर आ रहा है 1,48,000, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कॉस्ट को लेके चलते हैं और वो लेके आएंगे, फाइनेंशियल लेके आएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट लेके चलते हैं 148 वाली, देखो 148 लिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर ऑब्जर्व्ड हो रखे, देखो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 265, यहाँ पे इसने कितने लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ है 279,000 आ रहे थे। ठीक है, तो 279,000। ठीक है, तो जो 60% था डायरेक्ट वेजेस का, यहाँ पर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आप करोगे कितना आएगा आपके पास 279,000। ठीक है, और ऑब्जर्व हमने कितना कर रखा है एक्चुअली में 265 समथिंग, ये देखो। तो ओवर जो ऑब्जर्व हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, ओवर जो ऑब्जर्व हुआ है ज़्यादा ऑब्जर्व कर दिया, ज़्यादा खर्चा दिखा दिया यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है,
ओके, एस&टी का हमने ओवर ऑब्जर्व ये भी किया है, तो इसको भी हम ऐड बैक कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है उसको हमने ज़्यादा किया होगा, उसको ऐड कर देना। प्योर फाइनेंशियल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, वो तो हमने लिखा ही नहीं उसके अंदर, तो उसको ऐड करोगे। प्योर फाइनेंशियल इनकम, रेंट रिसीव, उसको नहीं लिखा होगा, उसको ऐड करोगे। ठीक है, वैसी फाइनेंशियल चार्जेस जो गुडविल राइट ऑफ की थी आपने, आपने इंटरेस्ट पे किया था, बैड डेट किया था, उन सबको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था, क्लोजिंग स्टॉक था, उनकी जो वैल्यूएशन ज्यादा हो रही थी, उनको कम करके दिखा दो। तो आपका दोनों मैच कर जाएगा, आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स भी 7425 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस की वजह से ये 148 आ रहा है और ये 7425 आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10?